वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पिछली वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या बात की थी कि जो मोनोपोली मार्केट होती है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज जो चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो मोनोपोली मार्केट है कि मार्केट के अंदर मोनोपोली क्यों है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, और कौन सी दो कंडीशंस हैं जिनसे एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि उसे मैक्सिमम कितना जो आउटपुट है वो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने मोनोपोली वाले टॉपिक को ही आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, पिछली वीडियो में जब हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में कि मोनोपोली जो होती है वो क्या होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब क्या है कि कौन कौन से रीज़न हैं जो मार्केट के अंदर मोनोपोली को रहने देते हैं। पहला रीज़न है, उन्होंने कहा है कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल एंड ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मान लो किसी एक फर्म के पास क्या है, कंट्रोल है। किस तरह का कंट्रोल है, उसको उसके पास उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है तो उस रॉ मटेरियल पर क्या है, उसकी ओनरशिप है। मतलब उसने क्या किया हुआ है, जैसे कि मान लो आप क्या बना रहे हो, शूज़ बना रहे हो, ठीक है। आप शूज़ बना रहे हो, आपका ये प्रोडक्ट जो है एक यूनिक प्रोडक्ट है, और पूरी मार्केट के अंदर जैसे आप इंडिया की पूरी मार्केट के अंदर जो स्पेशल शूज़ है, मान लो ए कंपनी क्या करती है, वही उसको बेचती है। ए कंपनी क्या करेगी, मान लो ए कंपनी की मार्केट के अंदर क्या है, मोनोपोली पावर है। ए कंपनी स्पेशल शूज़ को कौन बना रहा है, सिर्फ ए कंपनी बना रही है। अब क्या होता है कि इस शूज़ को बनाने में जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, वो क्या है, उसके ओनर कौन है, ये ए कंपनी ही क्या है, ओनर है। कोई और उसको भी परचेज नहीं कर सकता। तो सारे के सारे जो रिसोर्सेज है इस प्रोडक्ट को बनाने के, अगर किसी एक फर्म उनको ओनर बन जाती है, तब भी क्या होता है, वो मार्केट के अंदर मोनोपोली की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। ऐसे ही जब एक कंपनी के पास शूज़ बनाने का सारा रॉ मटेरियल की ओनरशिप हो जाएगी, तो वही पूरी मार्केट के अंदर क्या करेगी, ना चाहते हुए भी सारी मार्केट के अंदर कौन सप्लाई करेगा प्रोडक्ट की, ए कंपनी। क्योंकि और किसी के पास इस प्रोडक्ट को बनाने का क्या है, अभी रिसोर्स नहीं है, अभी क्या नहीं है, उनका रॉ मटेरियल नहीं है। जब किसी एक कंपनी के पास क्या होता है, जो भी या तो नेचुरल रिसोर्सेज का या रिसोर्सेज की क्या हो जाती है, ओनरशिप हो जाती है। ये भी एक रीज़न होता है कि मार्केट के अंदर क्या होता है, मोनोपोली पावर होती है। देखो, अ फर्म में भी मेक कंट्रोल द टोटल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी सप्लाई चाहिए रॉ मटेरियल की, तो सारी सप्लाई पर किसी एक फर्म अपना कंट्रोल कर लेती है या ओनरशिप कर लेती है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी एक फर्म का नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या हो जाता है, ओनरशिप हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे रॉ मटेरियल को कंट्रोल करेगी वो एक अकेली फर्म, और जिसकी वजह से दूसरी फर्म को वो रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। तो सारे प्रोडक्ट को कौन मार्केट में सेल करेगा, उस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कौन सेल करेगा, वो वही कंपनी सेल करेगी जिसने क्या किया है, उस रिसोर्सेज पर ओनरशिप पा ली है। जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी पूरी मार्केट के अंदर क्या हो जाएगी, मोनोपोली पावर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो सबसे पहला जो रीज़न है मोनोपोली पावर का, उन्होंने क्या कहा है कि कंट्रोल होता है रॉ मटेरियल पर किसी एक फर्म का, तो जिसकी वजह से भी क्या होती है, मार्केट में मोनोपोली पावर होती है। जैसे इस एग्जांपल में हमने ए कंपनी को माना है जिसके पास क्या है, शूज़ जो बनाते हैं, शूज़ का जो रॉ मटेरियल होता है उसकी क्या है, हमने एग्जांपल में एज्यूम किया है कि जितना भी शूज़ में रॉ मटेरियल लगेगा वो ए कंपनी जो है सिर्फ उसकी ओनर है, जिसकी वजह से मार्केट में जो मोनोपोली होगी वो ए कंपनी की होगी। अगला जो रीज़न है क्यों जो है मार्केट के अंदर मोनोपोली पावर एग्जिस्ट करती है आज भी, तो अगला जो रीज़न है वो बोलते हैं पेटेंट राइट। क्या होता है पेटेंट, आपको पता होता है कि कोई भी कंपनी है जो भी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वो क्या करा लेती है, उसको पेटेंट करा लेती है। पेटेंट मतलब उसका अब उस पर अधिकार हो जाता है कि जो वो प्रोडक्ट बना रही है, जिस भी टेक्निक से वो बना रही है, अब उस टेक्निक को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। तो पेटेंट एक ऐसा राइट होता है जो कि
किसको एक्सक्लूड करता है? वो जिसको एक्सक्लूड करता है कि कोई भी पर्सन उसी टेक्निक से प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो अगर आपके पास जितने ज़्यादा पेटेंट होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कोई कॉपी नहीं करेगा। जब आपके प्रोडक्ट की कोई कॉपी कर नहीं सकता तो जिसकी वजह से भी क्या होगा, मार्केट के अंदर आपकी एक मोनोपोली पावर जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, पेटेंट राइट जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कंपनी को मिल जाता है तो उस टेक्निक को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से भी उसके प्रोडक्ट की क्या होती है, मार्केट में मोनोपोली होती है। अगला रीज़न होता है हिस्टोरिकल और इवेंट लैग। क्या होता है, मान लो पूरी मार्केट के अंदर पहले एक फर्म आई, एक फर्म मान लो ए आई, जैसे हमने ए एग्जांपल में लिया है, ए फर्म मार्केट में आती है, वो क्या है, शूज़ बना रही है। अभी हमने कहा पूरी मार्केट पर क्या है, उसका एक अधिकार है, वही सारे शूज़ की सप्लाई कर रही है। जब तक कोई दूसरी फर्म जब तक दूसरी फर्म का मार्केट के अंदर आना पॉसिबल नहीं होता, तब तक क्या होता है, तब तक जो ए फर्म है सारे प्रॉफिट को जो है खुद ही लेती है। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है ए फर्म में इंजॉय मोनोपोली बिकॉज अभी जो है कोई और फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि मार्केट में वो क्यों नहीं आ पा रही। तो जब तक कोई और दूसरी फर्म मार्केट में नहीं आती तब तक क्या है, मोनोपोली पावर किसके पास रहती है, ए फर्म के पास रहती है। तो यहाँ पर अगला जो रीज़न है मार्केट के अंदर मोनोपोली क्यों है, क्योंकि अभी टाइम लैग है, एंट्री नहीं हो पा रही किसी फर्म की। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, मार्केट में मोनोपोली जो है रहती है। अगला जो रीज़न है कि मार्केट के अंदर क्यों मोनोपोली पावर रहती है, अगला जो रीज़न है वो है कैपिटल साइज। क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि मोनोपोली मार्केट में क्यों है, क्योंकि क्या होता है, कुछ फर्म्स के पास बहुत बड़े लार्ज स्केल में क्या होती है, कैपिटल होती है। ठीक है, अब मान लो आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ही हमने वो ए एग्जांपल को लेकर चलते हैं, जिसने शूज़ का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसने क्या किया है, सारे के सारे रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया है जो कि उस शूज़ को बनाने में लगेगा। अब सारे रॉ मटेरियल पर किसकी ओनरशिप है, ए फर्म की ओनरशिप है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आई कि सारी की सारी जो कैपिटल है, ए फर्म के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल थी और उसने क्या किया, सारी की सारी कैपिटल को शूज़ में लगा दिया। जिसके पास ज़्यादा कैपिटल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो वो मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है, और दूसरी फर्म जिसके पास कैपिटल ज़्यादा मात्रा में नहीं होती वो मोनोपोली मार्केट में एंटर नहीं कर पाता। तो एक रीज़न कि मार्केट के अंदर मोनोपोली पावर आज भी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ ह्यूज कैपिटल। ठीक है, बिजनेस मर्ज, कई बार क्या होता है, फर्म्स को ये लगता है, ठीक है, फर्म्स को ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म्स क्या करती है, मर्ज करती हैं, दो फर्म्स आपस में मिल जाती हैं और दोनों मोनोपोली की तरह बिहेव करती हैं और प्रॉफिट कमाती है। जैसे मान लो ए फर्म को ये लग रहा था, मान लो शूज़ वाली कंपनी को ये लग रहा था कि अब क्या हो रहा है, उसके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो उसने सोचा कि बी फर्म भी मार्केट में मान लो उसकी कॉम्पिटिटर आ गई। अब उसने सोचा कि अगर वो अब ए फर्म जो है उसको अकेली को प्रॉफिट नहीं मिल पाएंगे, तो वो क्या करती है, ए और बी फर्म दोनों मिल जाती हैं। जब ए और दोनों फर्म मिल जाती हैं तो वो मर्ज कर लेती हैं। तो अब इनका क्योंकि बिजनेस सेम है तो ये क्या करती है, दोनों क्या है, मोनोपोली की तरह बिहेव करेंगी मर्ज होने के बाद और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कमाती है। ऐसा करने से, बिजनेस का मर्ज करने से दोनों ही कंपनीज का फायदा होता है और मार्केट के अंदर क्या रहती है, मोनोपोली पावर जो है एग्जिस्ट रहती है। अगला जो रीज़न है मोनोपोली पावर का, वो अगला रीज़न है बेन लिमिट प्राइस। आपको पता है कि लिमिट प्राइस तय कर देना क्या होता है कि किसी मार्केट के अंदर किसी भी फर्म की एंट्री को रोकने के लिए इस प्राइस को तय कर दिया जाता है। जैसे मान लो अभी मार्केट के अंदर अभी जो है मोनोपोली, अब ए फर्म मार्केट में है, ठीक है, ए फर्म को ये लगता है कि बी फर्म जो है मार्केट में आने वाली है। ऐसी सिचुएशन में ए फर्म क्या डिसीजन लेती है, वो कितना प्राइस तय करती है उस प्रोडक्ट का। मान लो जो एवरेज कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट होती है ना, एवरेज कॉस्ट से भी कम प्राइस वो प्रोडक्ट का लेती है। कम से कम किसी भी कंपनी को कितना प्राइस लेना चाहिए, जिसकी जितनी उसकी कॉस्ट आई है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, इतना तो उसे प्राइस रखना चाहिए ना। लेकिन क्या है कि दूसरी फर्म जो बी फर्म है वो किसी तरह से मार्केट में एंटर ना करे, किसी भी तरह से मार्केट में एंटर ना करे तो वो प्रोडक्ट का प्राइस इससे भी नीचे गिरा देती है। ऐसा करने से क्या होता है,
अब भी फर्म को ये लगने लगता है कि मार्केट में उसका जाना प्रॉफिटेबल नहीं है, अब वो मार्केट में नहीं जाती, तो क्या होता है, कई बार ये फर्म्स जो होती है अपनी मोनोपोली को बनाए रखने के लिए थोड़ा लॉस भी बियर करती हैं। अब आपने देखा यहाँ पर उसने एवरेज कॉस्ट से भी कम प्राइस लेना शुरू कर दिया। अब भी फर्म को लगा कि अगर मैं एवरेज कॉस्ट से कम प्राइस लूँगी, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, तो मेरे प्रॉफिट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब ए फर्म ने डिसीजन लिया कि वो क्या करेगी, एवरेज कॉस्ट से कम प्राइस लेगी, तो बी फर्म ने क्या डिसीजन लिया, उसने ये डिसीजन लिया कि अभी वो मार्केट के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जो फर्म एग्जिस्टिंग फर्म क्या करती है, बेन लिमिट, एक लिमिट लगा देती है प्राइस की, जिसकी वजह से भी नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। तो ये भी क्या है, एक रीज़न है मोनोपोली पावर जो है क्यों मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती। अगला जो रीज़न है वो कहा जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टाइम पे पॉलिसीज़ लेके आती है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से भी क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या होता है, मोनोपोली पावर जो है एग्जिस्ट करती है। मान लो गवर्नमेंट का लाइसेंस देना, जब गवर्नमेंट किसी भी काम के लिए किसी भी कंपनी को क्या देती है, लाइसेंस देती है, तो फिर क्या है, वो ही कंपनी जिसके पास वो लाइसेंस है, जैसे कि ए कंपनी को, जैसे हमने ए वही वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, ए कंपनी को गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, लाइसेंस दे दिया कि वो जो है वो शूज़ बना सकती है। तो फिर क्या है, जब तक किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस नहीं मिलता तब तक मोनोपोली पावर किसके पास रहती है, ए कंपनी के पास रहती है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कई बार जब लाइसेंस देती है फर्म को, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी वजह से भी मोनोपोली जो पावर है वो क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जब तक कोई दूसरी फर्म वहाँ नहीं आती तब तक जो है पावर सारी किसके पास रहती है, उस ए फर्म के पास रहती है जिसको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लाइसेंस दिया है। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है वो भी एक रीज़न होता है कि गवर्नमेंट जो है मार्केट में मोनोपोली को बरकरार रख पाती है। अगला जो रीज़न है कि मार्केट के अंदर जो मोनोपोली है वो क्यों होती है, उसको उसमें माना जाता है टेक्निकल बैरियर। टेक्नोलॉजी का होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी मार्केट के लिए कि वहाँ मोनोपोली है या नहीं। टेक्निकल बैरियर, आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आज टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। तो मोनोपोली का होना, मोनोपोली आज क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नई फर्म्स है अभी वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाई हैं। तो टेक्निकल बैरियर भी जो रोकते हैं फर्म को मोनोपोली मार्केट में एंटर करने से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है, जिस फर्म के पास जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होती है वो क्या है, मान लो किसी ने बहुत लार्ज स्केल पर टेक्नोलॉजी पर खर्चा किया हुआ है, तो क्या है, कोई नई फर्म है जिसके पास थोड़ा कम पैसा है और वो उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी उस प्रोडक्ट को बनाने की वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगी। तो टेक्नोलॉजी अगर आपके पास अच्छी नहीं है तो टेक्निकल बैरियर भी क्या करते हैं, मोनोपोली की जो पावर है मार्केट में, मार्केट के अंदर मोनोपोली को बनाए रखती है। अगर टेक्निकल बैरियर नहीं होंगे तो कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है। तो टेक्निकल बैरियर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एक फर्म जो होती है, जो पहले से प्रेजेंट होती है, वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैसा लगाकर एडवांस प्रॉफिट अर्न करती है। तो यहाँ भी ये रीज़न हो गया कि मोनोपोली पावर का एग्जिस्ट जो है मार्केट में, इस वजह से भी जो है मोनोपोली पावर एग्जिस्ट करती है। अब जो हो गया, अब हमारा ये तो हो गया कि मार्केट के अंदर मोनोपोली पावर है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि मोनोपोली पावर को आप कैसे जो है कम, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि मार्केट में मोनोपोली पावर क्यों है। अब है कि जो अब मोनोपोली मार्केट तो है ही, मोनोपोली मार्केट के अंदर आपको अब डिसीजन क्या लेना है कि आपको कितना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो प्रोडक्शन करना है। क्योंकि मोनोपोली का जो मेन एम क्या होता है, मोनोपोली का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है और मिनिमम लॉस को क्या करना चाहती है, मिनिमम रखना चाहती है। क्योंकि आपको पता है मोनोपोली का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो वो ये चाहती है कि किस तरह से वो अपने प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करे और जो लॉस होते हैं उसको क्या करे, मिनिमाइज करे। तो मोनोपोली का मेन जो काम होता है वो यही होता है। तो क्या है कि वो कितना आउटपुट करे, ठीक है। अब पहले वो डिसीजन क्या लेती है कि उसे कितना आउटपुट प्रोडक्शन करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसके टोटल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहे और उसका लॉस जो है मिनिमम
मैक्सिमम रहे, उसके लिए जो है मोनोपोली मार्केट में दो अप्रोच जो है यूज़ की जाती है। सबसे पहली जो अप्रोच होती है उसको हम टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, वो क्या देखती है एक मोनोपोली फर्म, ये देखती है कि उसकी टोटल रिवेन्यू, आपको पता है टोटल रिवेन्यू क्या होती है कि एक फर्म डिफरेंट प्राइस पर जो भी उसने आउटपुट बनाया होता है उसको बेचती है और उससे उसे कितनी जो है रिवेन्यू मिलती है। ठीक है, आपने डिफरेंट प्राइस है, मान लो आपने 5 रुपीज़ प्राइस पर आपने 50 जो है क्वांटिटी बनाई थी किसी भी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आपकी इनकम कितनी होगी, यहाँ पर आपकी इनकम जो है 250 होगी। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पर एक फर्म की जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी टोटल रिवेन्यू कितनी हुई, 250 हुई। अब क्या है टोटल कॉस्ट, अब उस प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आई होगी। लेट्स सपोज करो कि फर्म की जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 100 रुपीज़ आई है। अब वो क्या करती है, टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू इनमें जो है एनालाइज करती है, इनको देखती है, उसी हिसाब से डिसीजन लेती है कि उसे कितना आउटपुट बनाना है जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो दो अप्रोच का यूज़ किया जाता है, एक तो टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट, एक मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो पहले जो हम बात करेंगे वो टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट की करेंगे। देखो आप डायग्राम के अंदर देखो, डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पर हमने OX पर आउटपुट को लिया है और OY पर हमने टोटल रिवेन्यू को लिया है या कॉस्ट को लिया है। आपको पता है टोटल रिवेन्यू कर्व जो है इस तरह से होता है फर्म का, कि जैसे जैसे वो अपना आउटपुट ज़्यादा बेचता जाएगा उसको जो है रिवेन्यू ज़्यादा मिलती रहेगी। और टोटल कॉस्ट जो आपको कर्व है वो ऐसे स्टार्ट होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर वो थोड़ा ऐसे उसकी शेप ऐसी हो जाती है। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट कर्व। अभी हमने क्या इस अप्रोच में क्या पढ़ा है कि फर्म क्या करती है, अपने टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू के हिसाब से ये डिसीजन लेती है कि उसे कितना आउटपुट बनाना है, ठीक है, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने नीचे OYX पर क्या बनाया है, टोटल प्रोडक्ट का। टोटल प्रोडक्ट का वो जो है आपको पता है इसी शेप का होता है, तो ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट का। अब फर्म को क्या डिसीजन लेना है, अब फर्म को डिसीजन ये लेना है कि उसे कितना जो है आउटपुट बनाना है। अब फर्म डिसीजन कहाँ लेती है, वो क्या करती है, वो कहती है कि उसके टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट जहाँ पर मैक्सिमम होता है का डिफरेंस, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है जहाँ पर मैक्सिमम होता है वो वहाँ पर डिसीजन ले लेती है कि उसे कितना आउटपुट बनाना है। अब इस डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किए। ये वाला टेंजेंट हमने टोटल रिवेन्यू कर्व पर ड्रॉ किया और ये वाला टेंजेंट हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट पर ड्रॉ किया। और आपको क्या समझ आया कि यहाँ पर ये एरिया जो बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों का ही डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे और इस लाइन को ड्रॉ करने पर एक फर्म ये डिसीजन ले लेती है, मोनोपोली फर्म, कि वो क्या करेगी, ओ क्या हुआ आउटपुट, ये वाला जो ओ क्या हुआ आउटपुट है इसको बेचेगी, क्योंकि इस ओ क्या हुआ आउटपुट को बेचने पर उसके जो प्रॉफिट हैं वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर उसके जो प्रॉफिट है और जो कॉस्ट है उसका डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर वो जो है अपना डिसीजन उसने ले लिया कि वो ओ क्या हुआ आउटपुट बेचेगी और अपने प्रॉफिट्स को क्या करेगी, मैक्सिमम करेगी। तो ये अप्रोच कौन सी होती है, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के नाम से हम इसको जानते हैं। अगली जो अप्रोच है जिसको हम किस नेम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अब एक फर्म क्या डिसीजन लेती है, आपको पता है, अब हम क्या पढ़ते हैं कि एक फर्म का जो डिसीजन होता है कि कहाँ पर वो आउटपुट को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, वो डिसीजन इस बात पे भी डिपेंड करता है जहाँ पर हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट फर्म की मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट होती है कि फर्म जो भी प्रोडक्शन कर रही है, किसी एक्स्ट्रा यूनिट को अगर वो प्रोड्यूस करती है तो उसकी क्या कॉस्ट आती है, वो हो गई मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कि आप 10 चीज़ बेच रहे थे, आपको 500 रुपये मिल रहे थे, आपने 11वीं चीज़ बेची, आपको 550 मिले, तो यहाँ पर आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 50 रुपीज़ हो जाएगा। और इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट कि आपने 10 चीज़ बनाई, आपकी 50 रुपीज़ कॉस्ट थी, आपने 11वीं चीज़ बनाई, आपकी 55 रुपये कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 5 है। कि एडिशनल यूनिट को बनाने से आपकी कॉस्ट जो आएगी वो, या एडिशनल यूनिट को बेचने से जो आपकी रिवेन्यू आपको मिलेगा वो मार्जिनल रिवेन्यू, एडिशनल यूनिट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट आएगी वो मार्जिनल कॉस्ट। जहाँ पर आपके मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगे और मार्जिनल रिवेन्यू जो कर्व है वो आपको नीचे से ऊपर की तरफ
काटेगा। तो वो वाली कंडीशन जो होती है एक फर्म की, ये डिसीजन लेने की होती है कि उसे कितना आउटपुट बनाना है। और आपको पता है कि जो मोनोपोली फर्म होती है वो क्या करती है, मोनोपोली के अंदर जो फर्म होती है, देखो डायग्राम के अंदर, मोनोपोली के अंदर जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ उसकी शेप होती है। देखो ये हो गया फर्म का एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है, यहाँ से हमने क्या निकाला, मार्जिनल रिवेन्यू निकाला उसका, और हमने कहा मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है बराबर होने चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से ऊपर की तरफ काटे। अब आपको डायग्राम में देख के पता चल रहा है कि मार्जिनल रिवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट ने नीचे से ऊपर की तरफ कहाँ काटा, इस ई पॉइंट पर काटा। तो ई पॉइंट पर फर्म ने क्या डिसीजन लिया, ई पॉइंट पर फर्म ने ये डिसीजन लिया कि वो अब मार्केट के अंदर ओ क्या वो आउटपुट को बेचेगी, और ओ क्या वो आउटपुट को बेचकर ये वाला जो प्राइस का डिसीजन उसने ले लिया। तो यहाँ पर आपको दो अप्रोच से क्या समझ आया, दोनों अप्रोच में हमने ये चीज़ सीखी कि किस तरह से पहले तो फर्म ये डिसीजन लेगी ना कि उसे कितना आउटपुट बेचना है, क्योंकि आउटपुट से ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन दो अप्रोच में हमने देखा टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की किस तरह से फर्म टोटल रिवेन्यू में टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के डिफरेंस से डिसीजन लेती है कि कहाँ पर उसे अपने आउटपुट को मतलब कितना आउटपुट बनाना है। और मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में फर्म ये डिसीजन तब लेती है कि जहाँ पर उसका मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है और मार्जिनल कॉस्ट कब नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, तो वहाँ पर वो डिसीजन ले लेती है कि कितना उसे आउटपुट बेचना है। अब उसका ये डिसीजन हो जाता है कि कितना उसे आउटपुट बेचना है, तो वो फिर अपने आप ही मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अर्न करने लगती है। तो यहाँ पर हमारी अप्रोचेज और मार्केट में मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करती है, उसके रीजंस क्या हैं, वो पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि शॉर्ट रन में एक फर्म को कौन से प्रॉफिट होते हैं, लॉन्ग रन में किस तरह से उसको प्रॉफिट होते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।